तो आपको पता है कि फिजिक्स में जैसे कि सबसे बड़ा जो पोर्शन है हमारा वो है लाइट का, है ना। रिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रम दोनों ही चैप्टर आ रहे हैं आपके, तो हम लोग उसको एक साथ करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग आज रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। आवाज़ सबको आ रही है, क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास स्लैब, अ पार्ट ऑफ इट क्या होगा? हैं? ग्लास स्लैब पे टकराएगी तो तीन ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तीनों चीजें हो सकती है ना। क्या? सबसे पहली चीज रिफ्लेक्ट हो सकती है, दूसरा क्या हो सकता है? रिफ्रैक्ट हो सकता है, जिसको हम ट्रांसमिट भी बोल देते हैं, ठीक है। और क्या होगा? एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, हाँ एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तो तीनों चीजें हो सकती हैं। एब्जॉर्प्शन किस बेसिस पर टेक प्लेस करता है? एब्जॉर्प्शन एक्चुअली होता क्या है कि जब रे आ रही है तो वो मटेरियल के अंदर जाएगी, तो मटेरियल पहले उसको अब्जॉर्ब करता है और फिर ट्रांसमिट करता है। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। तो रिफ्रैक्शन के टाइम पे ही एब्जॉर्प्शन चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन और कॉन्टिन्यूअस एमिशन चल रहा होता है। तो उसमें से जो लाइट एब्जॉर्ब्ड रह जाती है, कंप्लीटली एमिट नहीं होती है, ट्रांसमिट नहीं होती है, उसी को हम अब्जॉर्ब्ड लाइट बोल देते हैं, उस क्वांटिटी को। तो सर मतलब 100% absorption is not equal to 100% transmission। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अरुण प्रकाश कौन है? इनका माइक लगातार ऑन है, बंद कीजिए बेटा। हाँ ठीक है, पूछना है तो ऑन करिए, ठीक है। आगे चलें। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा। The phenomena due to which a ray of light deviates from its path while traveling from one optical medium to another। बहुत आसान है, ठीक है। क्या होगा? हाँ ठीक है, मैं तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट, when a ray of light traveling in an optically denser medium emerges into an optically less denser medium, ठीक है। तो क्या होना है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ना, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। A ray of light strikes a glass slab 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है? 90 डिग्री पे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। हो सकता है कुछ गलत लगे हो। नहीं, कुछ आंसर नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ आंसर्स गड़बड़ लग गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है क्या होगा, 0 होगा। Two medium A and B have same refractive index. A ray of light while traveling from medium A to medium B will suffer same refractive index। देखो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो क्या होगा? दो मीडियम partly suffer reflection at the interfaces, option B। There will be no reflection। देखो option B। अगर सेम है तो क्या होने वाला है भाई? सीधी चली जाएगी, सबसे पहली चीज है। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी तो करेगी। हाँ रिफ्लेक्शन होने वाला है, क्या एब्जॉर्प्शन भी होगा थोड़ा बहुत? भाई एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं होगा? क्या एब्जॉर्प्शन होगा? थोड़ा सा, मतलब हम लोग आइडियल केस तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह देखा जाए तो बी और सी दोनों सही होने चाहिए, ठीक है। ये आंसर के ऊपर मत जाइए, आंसर कुछ गड़बड़ी लग गए हैं शायद आज। A ray of light on entering from medium A to medium B does not suffer refraction, the angle of incidence in medium A। हाँ ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो रहा है ना, ठीक है। सर हाँ सर स्पीड डिक्रीज होगी ना? हाँ स्पीड अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो नहीं डिक्रीज होने वाली, क्योंकि स्पीड तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। भाई स्पीड तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, पढ़ा है आपने। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होना है तो स्पीड पे फर्क पड़ेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? ठीक है, डेविएशन भी तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि स्पीड कम होती है, फिर वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है और इसीलिए लाइट रे डेविएट होती है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, ये अच्छा है। ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट द सन अपीयर्स बिगर बिकॉज द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इट पास थ्रू। आंसर देख लिया लोगों ने, लेकिन इसके पीछे का बेसिकली इसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन से भी डिफाइन करते हैं। वैसे इसके पीछे का सही कॉज तो अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। इंटरनल रिफ्लेक्शन तो कर सकते हैं उसको? नहीं, टोटल इट्स लाइक कॉज है टोटल इंटरनल। नहीं, तो टीआईआर यहाँ कहाँ से आ गया? उससे क्या लेना देना?
मतलब TIR का यहाँ क्या रेलेवेंस है? सर इल्यूजन ही तो सर हमारे TIR नहीं। कॉज करते हैं। इल्यूजन्स वहाँ तो TIR को आप डिफाइन कर लेते हैं अच्छी तरह से, मतलब उसके पीछे का फिनोमेना एक इल्यूजन नहीं कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसके पीछे की बहुत सारी थ्योरीज हैं कि वो बड़ा क्यों दिखता है। क्योंकि देखो दो तीन चीज़ें हैं। आपको पता है जो अर्थ है आपकी, अगर आप सेंटर पे हैं तो आपकी जो डिस्टेंस है वो होराइजन से सबसे ज़्यादा होगी, है ना? ये तो हमें पहले ही पता है। तो नॉर्मली चीज़ें हमें पता है, जैसे कोई बॉटल है, ठीक है, मान लीजिए बॉटल है और ये आपकी आँख है, तो बॉटल अगर पास रखी है तो ये जो एंगल बन रहा है ये यहाँ से यहाँ तक बॉटल के ऊपर, तो ये ज़्यादा है एंगल, कम है। अच्छा, इसी बॉटल को अगर हम दूर ले जाएं तो अब जो एंगल बनेगा कौन ज़्यादा होगा बताओ ज़रा? फर्स्ट केस में ज़्यादा होगा या सेकंड केस में ज़्यादा होगा? तो फर्स्ट केस में। तो जैसे ऑब्जेक्ट्स दूर जाते हैं हमारी आंख से वो छोटे दिखने लगते हैं ना कंपैरेटिवली, भैया उनको चीज़ों को दूर ले जाते हैं तो कंपैरेटिवली छोटे दिखती हैं, क्योंकि ये जो एंगल है जो हमारी आंख के ऊपर सबटेंड करते हैं, उनका टॉप मोस्ट पॉइंट और उनका बॉटम मोस्ट पॉइंट, देखो टॉप मोस्ट पॉइंट और किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉटम मोस्ट पॉइंट जो एंगल सबटेंड करता है आंख पर, वो जितना छोटा होता चला जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली वो ऑब्जेक्ट आपको उतना ही छोटा, हाँ छोटा ही तो छोटा दिखने लगेगा। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला, मान लीजिए ये ए ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ से चलता चलता इधर जा रहा है। अब बताइए सबसे ज़्यादा एंगल यहाँ सबसे कम बनेगा ना एंगल यहाँ पे, भाई दूर जा रहा है तो एंगल सबसे छोटा। इसका मतलब होराइजन पे ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं? छोटे दिखेंगे कंपैरेटिवली, जब आप जैसे ही वो होराइजन पे पहुंचेंगे, क्योंकि लॉन्गर मतलब दूरी ज़्यादा है और इस एंगल वाले कॉन्सेप्ट से उनको छोटा दिखना चाहिए। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करती हैं। कौन कौन सी हैं दो चीज़ें? वो एक आपका मून और एक सन, ये दोनों ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, आप अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे तो तुम खुद सोचो, नॉर्मली तो आपको आदत है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो छोटा दिखेगा, लेकिन मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जितना बड़ा दिख रहा था उतना ही बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे उसके कंपैरिजन में? क्यों बड़ा दिख रहा है ना भाई? क्या बोलेंगे? बड़ा दिख रहा है ना, होराइजन पे ऑब्जेक्ट बिगर दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ उसको कैसा दिखना चाहिए था? नेचुरली नॉर्मली कैसा दिखना चाहिए था? छोटा दिखना चाहिए था, हाँ। लेकिन सिंस वो अपनी अगर ओरिजिनल साइज में भी दिख रहा होगा तो भी आप ऐसा बोलेंगे कि वो बड़ा दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है कि वहाँ पे वो ऐसा नहीं है कोई और चीज सर उसी डिस्टेंस पे अगर होगी तो बिल्कुल छोटी दिखती, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग रिलेशन में ही चलते हैं ना, रिलेटिविटी हर चीज में शामिल है हमारे देखने में, हर चीज में, तो वो इस रिलेशन में बोला जाता है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर की लेंथ कहाँ पे ज्यादा है? भाई हमें पता है यहीं पे ज्यादा होती है होराइजन के केस में। तो सबसे अच्छा फिनोमेना इसको ये एक्सप्लेन करता है क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस होने की वजह से एंगल छोटे होते हैं, और सिंस ये अपना जो वो है लॉ वॉयलेट करते हैं, तो आप खुद बताइए रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन जब होगा तो बेंडिंग ज्यादा कहाँ पे होगी? यहाँ पे या यहाँ पे? होराइजन पे या बिल्कुल ओवर द हेड आपके? बेंडिंग तो यहाँ पे ज्यादा होने वाली है क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा ना, ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा। मान लो यहाँ से रे आ रही है, बेंड होती 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 यहाँ पहुंची आप तक। अब आपकी आंख तो भोली वाली है ना, वो तो बेचारी स्ट्रेट लाइन में ऐसे भगा देगी उसको पीछे, बोलो अरे पीछे कर देगी। नीचे से भी यही कॉन्सेप्ट होने वाला है। मान लो बेंड होते होते ऐसे आई और आपकी आंख ने उसको पीछे प्रोड्यूस कर दिया, ये देखिए साइज। तो आपको जो इमेज दिखने वाली है वो कैसी दिखेगी? कंपैरेटिवली बड़ी दिखने वाली है। तो यहाँ पे ये कई सारी चीज़ें हैं जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सिंपल फिनोमेना है कि एटमॉस्फेयर की लेंथ ज़्यादा है तो बेंडिंग काफ़ी ज़्यादा वहाँ से होने वाली है जब वो होराइजन पे पहुँचेगा। हाँ बताइए सर, इसमें सर लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे, यहाँ पे कैसे लगाएंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फिर आप जो जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जा रहा हो, जब वो फाइनली रिफ्रैक्ट होकर कहीं से बाहर निकलेगा तो ग्लास स्लैब में ही हम लोग लगाते हैं, जहाँ पे तीन तरह की मीडियम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तीन क्या मतलब, बीच में ग्लास है, एक तरफ एयर है, दूसरी साइड भी एयर है। तो वहाँ पे अगर वो डेविएट होकर फाइनली जब बाहर निकल रहा होता है तो वो एंगल तो सेम हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे आप? मतलब सर यहाँ डिस्टेंस तो सेम है, आपने देखिए जैसे हाँ, सेंटर से जिप पार्ट में, तो सर साइज तो सेम ही दिखना चाहिए।
इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, अभी आगे इस बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसलिए इसको ऑप्टिकल इल्यूजन भी बोला जाता है। इसी वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन बोल देते हैं कि वन ऑफ द ऑप्टिकल इल्यूजन्स है ये। जितने बाकी सारे इल्यूजन्स होते हैं जिसमें TIR वाले भी आ जाते हैं, तो उनमें से ये भी एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। बाकी डिफाइन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। जैसे हमने एक चीज़ ये बताई, जो एक इसमें आंसर लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेयर की लेंथ वहाँ पे ज़्यादा है, और एक ये चीज़ की वो जो हमने बताया था, जो रूल ये लोग वायलेट करते हैं, दो चीज़ें, मून और सन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें से वन ऑफ देम ये है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 ही होता है। अच्छा चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, लेकिन एयर की डेंसिटी वेरी करती है ना एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी देखो यहाँ से सुनो, ऐसे हाँ ऐसे समझो तो बॉक्सेस बनाए हमने, तो अब आप खुद सोचिए, हर एक ये जो गोले बने हुए हैं, हर एक एरिया की डेंसिटी तो अलग होगी भाई। इसी वजह से तो तारे आपको चमकते हुए दिखते हैं, टिमटिमाते हुए। क्या हो रहा है, एयर तो है ही है वहाँ पे, लेकिन डेंसिटी वेरी कर रही है। TIR तो तभी होता है भाई। मिराज क्यों दिखता है? मिराज तो इसीलिए दिखता है ना कि ऊपर से जो रे आ रही है वो कॉन्टिन्यूसली नीचे जब ट्रेवल कर रही है तो वो डेंसर मीडियम मिलता जा रहा है ना कंपैरेटिवली उसको। क्लियर है? चलें आगे। यस सर। डायमंड है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा, मतलब कोल्ड एयर लगा हुआ है। ड्यूरिंग स्पीयर फिशिंग अ फिशरमैन एम्स एट, दो तरह की फिशिंग होती है, एक नॉर्मल फिशिंग, एक स्पीयर फिशिंग। हाँ, नॉर्मल और स्पीयर। देखिए नॉर्मल में होता क्या है पहले समझ लो। नॉर्मल में आपने देखा होगा वो लोग ऐसे लेकर बैठते हैं, ठीक है, और कोई भी मछली फंस जाए है ना रैंडमली, तो वो नॉर्मल फिशिंग है। आप रॉड लेकर बैठे हुए हैं, नीचे आपने जाल बिछाया हुआ है, कोई भी फंस जाए आपको इससे मतलब नहीं है। लेकिन स्पीयर फिशिंग में हम टारगेट लेकर चलते हैं, मतलब आप एक हाथ में इस तरह से एक एरो लेकर चल रहे हैं और उससे आपको एक टारगेटेड फिश पे मारना है। आपको पहले से टारगेट आपने बना लिया कि इसी मछली को मारूंगा मैं। तो अब जब आप मछली को मारेंगे और आप तो बाहर खड़े हुए हैं, है ना, मछली तो अंदर है, मछली अंदर है, हाँ आप बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, मछली अंदर है। अब यहाँ से जो मछली आपको दिख रही है इस वाली पोजीशन पे, वो है नहीं, वो कहाँ है? वो कहीं नीचे होगी। बोलो, नीचे ही नहीं होगी सिर्फ, बल्कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्टेड भी हो सकती है। बोलो, हो सकती है ना? बोलो, ऐसे कहीं हो सकती है, या कहाँ हो सकती है? यहाँ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कहाँ पे? कुछ ऐसे, ये वाली पोजीशन पे। ये रियल पोजीशन है, ये वाली, ये रियल पोजीशन है और ये वाली एपरेंट पोजीशन है। अब आप अगर, आपको तो यही वाली दिख रही है, तो अगर आप इसके सर पे निशाना लगाएंगे तो वो यहाँ तो कोई मछली वैसे भी नहीं है, तो वो जो तीर है वो ऐसे निकल जाएगा, नीचे भी नहीं मिलेगी उसको कोई। बोलो, नहीं मिलेगी ना? तो आपको निशाना लगाना है तो आप कहाँ लगाएंगे? टेल पे लगाइए। अगर टेल पे लगाएंगे तो आपको नीचे ओरिजिनल का क्या मिल जाएगा? हेड मिल जाएगा। क्लियर है? अब बात समझ में आई? तो ये एक तो ऊपर की तरफ शिफ्टेड भी होती है, मतलब ऊपर उठी हुई भी होती है, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा आगे भी होती है। तो इसलिए टेल पे निशाना लगाया जाता है ताकि हमको ओरिजिनल फिश का हेड मिल जाए, जो कि दिख नहीं रही है हमें रिफ्रैक्शन की वजह से। क्लियर है बेटा? सर जरूरी है कि पीछे ही हो सकता है, आगे हो नहीं, ऐसे ही होती है। नो, ये ऐसे ही होती है, आगे की तरफ ही शिफ्टेड बनती है, तो उसमें चांसेस नहीं है कि आगे पीछे होगी। मोस्ट इसमें ज़्यादा चांसेस यहीं पे हैं मिलने के उसको, इसीलिए तो लगाया जाता है। सर इसका सर कोई फिजिकल ऐसा मतलब अगर डेमोन्स्ट्रेट करके देख सकते हैं? घर पे देखो, सबके होता है ना वो क्या कहते हैं उसको, एक्वेरियम। एक्वेरियम में देखो चेक करके, अगर है घर पे तो सबसे अच्छा तरीका है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये तो सर फिश के मोशन में डिपेंड करेगा। हाँ करेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी की को हम मान के चल रहे हैं कि फिश अगर ट्रेवल भी कर रही है तो कांस्टेंट रेट से कर रही है, जो प्रेडिक्टेबल है ना। अगर वो एक्सेलरेट कर रही होगी अंदर भी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना आपको फिशिंग करने में। फिश पानी के अंदर एक कांस्टेंट रेट से चल रही होगी, हम ये मान के चल रहे हैं, तभी ये चीज़ अप्लीकेबल है। क्लियर है? ये तो आसान है। ऑप्टिकल मीडियम में एंटर कर रही है, वेवलेंथ वेलोसिटी चेंज होने वाली है। मटेरियल इन विच द वेवलेंथ वेलोसिटी डिक्रीज, मैक्सिमम सबसे कम किस में हो जाएंगे? जिसमें वेलोसिटी सबसे कम हो जाए, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो। किस में होती है सबसे ज़्यादा? डायमंड में सबसे ज़्यादा होगा। हाँ ठीक है। A thick glass slab with a silvered side forms multiple images on account of, ये आपके सिलेबस मतलब बुक में है। सर डी ऑप्शन
बोथ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। हाँ, आप पढ़ते हैं ना, सिल्वर वाला आपने पढ़ा होगा ये इस तरह से, Yes, sir. ठीक है। तो But T2 is the brightest. हाँ, सेकेंड इमेज, ऐसे बोलो, सेकेंड इमेज सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में सबको पता है, ग्लास में भी पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा। 1.5। हाँ, ये डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट भी याद रखो इसको 1.5। अदरवाइज अगर आपसे पूछ रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास का किस रेस्पेक्ट में पूछ रहा है? एयर के रेस्पेक्ट में। तो इसमें वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमेशा ये वाली एयर वाली ऊपर होगी और ग्लास वाली नीचे होगी। अच्छा, यही फॉर्मूले में समझो अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होता दोनों का, तो आप कैसे लिखते हैं? हाँ, वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये म्यू जी अपॉन म्यू ए हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में दिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 होता है डायमंड का। बहुत आसान है। 1.2 into 10 to the power 8। 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 सबका आ गया। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है और वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ लिखेंगे हम, सिंपल सा, ये आ जाएगा आपका डायमंड वीडी, सही है। तो ये 3 ये हो जाएगा आपका इस तरह से कुछ। तो अब निकाल लीजिए कितना आंसर आ रहा है। हाँ, 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, एक ही ऑप्शन है 1। हाँ, तो 100 की जरूरत नहीं है, 30/25 है तो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 19 डिग्री। आसान है, कोई क्वेश्चन में भी, ऑप्शन में भी उन्होंने सब साइन 19 पहले ही दे रखा है। भाई साइन क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ, इक्वल टू क्या होता है? म्यू, है ना? ऑप्शन ए, यस सर, ऑप्शन ठीक है। कॉइन प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। तेज निकालिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो पता है ना, स्नेल्स लॉ। Yes, sir. हाँ, ठीक है। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है हमसे। 1.5 रिफ्रैक्टिव, ये जो आपको 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया उसके साथ साथ में ये क्या दे रखा है? क्लियर, 19 डिग्री। हाँ, Yes, sir. Yes. चलिए बताइए। 3.75। 3.75 15 है, 4/3 ये दिया हुआ है। सबका आ गया, करवाएं? Yes, sir. D है। अरे सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसमें, RD अपॉन AD। बस इसको लगाइए, आंसर आ जाएगा 3.75, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। तो यहाँ शिफ्ट पूछा है। क्या पूछा है? तो शिफ्ट, हाँ, शिफ्ट पूछा है, सही बात है। ये शिफ्ट पूछा है तो RD माइनस AD करिए। क्लियर है? Yes, sir. यस फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटर। एपरेंट डेप्थ दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, एक्चुअल डेप्थ पूछ रहा, मल्टीप्लाई कर दो सीधे उठा के। मल्टीप्लाई करना रहेगा। 3.325। सही है। नेक्स्ट, चलिए, यहाँ तो मुझे लग रहा है शिफ्ट दे दिया है ना? एक्चुअल डेप्थ पूछ रहा है 320। सबका आ गया। अगर किसी को दिक्कत हो रही तो बोल दे कि तभी लगवाएंगे, अदरवाइज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, तो अननेसेसरी क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगर आपको आता है। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस, अरे बहुत आसान है। हाँ हाँ, डेंसर टू रेयर, ठीक है। क्रिटिकल एंगल ग्लास का 42 है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 ना। हाँ, देखो ये फिनोमिना ये बनेगा, आपको सब पता है, ये वाला, ये है ना, और ये आ रहा होगा यहाँ पे 42, ठीक है। इस फिनोमिना को कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, जब लाइट रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रही है तो जो फिनोमिना हो रहा है वो ग्रेजिंग इमर्जेंस है। अब अगर ये 42 से थोड़ा भी बढ़ा तो ये नीचे आ जाएगी और फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा TIR, ठीक है। नेक्स्ट, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल X इज 45 डिग्री, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज,
More than 45 but not 90. मोर देन 45 बट नॉट 90। देखो लेस देन तो नहीं, ये तो गड़बड़ है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि भी बढ़ेगा उससे 45 से उधर पीछे वाले क्वेश्चन में, तो 45 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ 90 से ज़्यादा होना चाहिए, हाँ 45 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए। क्यों? 90 हो जाएगा तो क्या होने लगेगा, ये पीछे देखा, हाँ बिल्कुल, तो ऐसे ही चला जाएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट, डायमंड स्पार्कल मोर देन द ग्लास बिकॉज दे हैव स्मॉलर क्रिटिकल एंगल देन द ग्लास। हाँ, और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि इस चमकने के लिए रिफ्लेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना चमक आपको दिखेगी। तो जो TIR है उसको होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल अगर बहुत बड़ा हो गया तो उसको अचीव होने में टाइम लगेगा, यानी वो बहुत ज़्यादा बार अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल कम है तो वो जल्दी जल्दी अचीव हो जाएगा, है ना। तो जल्दी जल्दी अचीव हो जाएगा तो जल्दी जल्दी क्या मिलेगा आपको वहाँ पे? TIR मिलेगा। तो जितना ज़्यादा TIR होगा उतना ज़्यादा आपको चमक दिखेगी वहाँ पे, स्पार्कलिंग दिखेगी। क्लियर है? तो ऐसे याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो म्यू है वो इन्वर्सली रिलेटेड है क्रिटिकल एंगल के, क्या ऐसा है? यस सर, है ना। ये रिलेशन याद रखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा जिस मटेरियल का, उसका क्रिटिकल एंगल उतना छोटा होगा। क्लियर है? हाँ सर, हम लोग एक बात कहते हैं कि कोई भी हमारा रे ऑफ लाइट और मीडियम में टोटल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, टोटल रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा प्रैक्टिकली नहीं बनेगा। नहीं, क्यों नहीं वर्क कर सकता? TIR तो अलग चीज है, जो वो वाले सेंस में बात कही जाती है वो बिल्कुल अलग है। TIR उससे उस सेंस में रिलेटेड थोड़ी ना है भाई। TIR तो एक फिनोमिना के रूप में हमारे सामने आ रहा है जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को डेंसर टू रेयर जाते हुए 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है भाई। हमें कई चीजें देखने को मिल रही हैं, ये तो ऑब्जर्व किया है हमने, क्रिएट थोड़ी ना किया है। 2 चीजें होती हैं, एक है कि इसको हम क्रिएट कर लें, एक है जिसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये तो ऑब्जर्वेबल चीज है। देखो यहाँ पे ध्यान से, हम क्या कर रहे थे, हमने रे भेजी यहाँ से, ठीक है। वो नॉर्मली क्या हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, डेंसर टू रेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने 30 ले रखा था, यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंगली 42 बना, ठीक है। क्लियर है? अब हम इसको और बढ़ाते जा रहे हैं। अब जब हम इसको बढ़ाते जा रहे थे तो हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा कि ये जो रे है ये इससे बिल्कुल ग्रेस करती हुई जा रही है ना। ये भी देखा हमने, यानी जब ये 90 बन रहा है तो ये सारे फिनोमिना हमारे सामने आ रहे थे। हमने क्या किया, हमने और बढ़ा दिया। मान लीजिए 45 पे था, हमने और बढ़ा दिया। अब और बढ़ा दिया तो ये एक नया फिनोमिना हमें देखने को मिलने लगा, ये देखिए। और इसका नाम हमने रख दिया क्या, TIR। अच्छा, नाम क्यों रखा TIR, कोई बताएगा? इसलिए रखा क्योंकि हम दो इससे, हाँ नहीं वो तो ठीक है, हमने इससे पहले एक फिनोमिना देख रखा था। रिफ्लेक्शन तो हम पहले भी जानते थे, क्या इससे पहले हम रिफ्लेक्शन नहीं जानते थे? जानते थे, हाँ। इस रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसका भी पता कैसे चला? क्योंकि दोनों तरह के, मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक को नॉर्मली रिफ्लेक्ट कराया जा रहा है, एक को TIR कराया जा रहा है। तो जो इंटेंसिटी थी इमेज जो बन रही थी उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब हमें क्या पता चला कि यार जितना यहाँ पे रे रिफ्लेक्ट कर रही है उससे ज्यादा यहाँ पे कर रही है, तभी तो इंटेंस बन रही है इमेज। भाई इमेज इंटेंस बन रही थी यहाँ पे, तो इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा थी, तो इसलिए हमने रखा कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए इंटेंसिटी उसकी कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो ये ऑब्जर्वेबल फिनोमिना था। क्लियर है बात? सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सर रे का थोड़ा सा भी पार्ट भी हमारा दूसरा मीडियम में नहीं जाएगा। उसका रीजन है, उसका रीजन यही एंगल वाली जो शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। भाई आप ये देखते चले आ रहे हैं ना कि जब आपने एंगल को इतना, अब यहाँ पे 90 बना रहा है, अब 90 बना रहा है तो अब वापस से थोड़ी ना उधर चला जाएगा। अब उसका जो प्रोसेस है आने की, वो अप्रोच नीचे की तरफ है ना, तो आप इधर ऊपर बढ़ा रहे हैं तो उधर से वो नीचे आ रहा है, ठीक है। इसी को फॉलो करता हुआ वो TIR करवाता चला जा रहा है। अब आप अगर इधर से और बढ़ाते चले जाइए तो ये फिनोमिना फिर से आपको रिफ्रैक्शन दिखने लग जाएगा। क्लियर है? बोलिए। सर तो ऑप्शन नहीं हो गया, थोड़ा बहुत होगा। क्या नहीं होगा सर? एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कहाँ होगा, मतलब किस पॉइंट पे एब्जॉर्प्शन होने जा रहा है यहाँ पे? सर पॉइंट ऑफ इंटेंस।
नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ही अचीव होता है एक्चुअली TIR। आप कह सकते हैं कि जितने भी फिनोमेना हम देखते हैं, लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है, ये रेयर टू डेंसर जा रही है, उसमें एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल पे हमको ये फिनोमेना अचीव हो जाता है, जहाँ पे हमको टोटल रिफ्लेक्शन मिलने लगता है, यानी एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है। तो वो इस एक पर्टिकुलर एंगल पे ही ऐसा होता है। बाकी आप इसको पूरा करते जाएंगे किसी भी एंगल के लिए, तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि 100% कोई भी चीज हो रही है। तो एक पर्टिकुलर एंगल की ये क्यों बोलते हैं कि सर कभी भी तो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट या पूरी तरीके से रिफ्रैक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि वहां एब्जॉर्प्शन बीच में रहता है ना, इसलिए बोलते हैं। और इमेज की इंटेंसिटी से पता लग जाता है ये सारी चीज़ें, मतलब ये थ्योरेटिकल नहीं है ना, प्रैक्टिकली किया गया, उसके बाद इसके सारे रिजल्ट्स लिखे गए हैं। भाई जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि एक लॉ है, या स्नेल्स ने जो लॉ निकाला है, भाई स्नेल्स ने क्या बताया था कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करिए तो उसी रेशियो में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बदल जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। अगर मीडियम को चेंज नहीं करते हैं तो क्या स्नेल्स को ड्रीम आया था, सपना देखा था स्नेल्स ने, या कोई इक्वेशन सॉल्व की थी इसके लिए? बताओ, नहीं, दोनों चीजें नहीं थी। क्या था? हाँ, एम्पेरिकल बोलते हैं उसको, मतलब ऐसा फिनोमेना, ऐसा फॉर्मूला जो आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो वो एम्पेरिकली ये सारी चीजें की गई, यानी देखा जा रहा है, एक चीज होती हुई दिख रही है, ठीक है, प्रैक्टिकल उसके रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं, तो फिर थ्योरी बनाई गई कि ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने इस फिनोमेना को होते हुए देखा है। क्लियर है? तो इसको प्रैक्टिकल करके चीजें देखी गई, उसके बाद रिजल्ट्स निकाले गए हैं सारे। तो जो इंटेंसिटी, हाँ, अगर सर हम लोग एंगल बदलते हैं किसी भी रे का, तो सर हमारा एब्जॉर्प्शन रेट जितना रहता है वो उतना ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, एंगल पे तो डिपेंड नहीं करेगा उस सेंस में, अगर आप देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो तो एंगल पे तो डिपेंड नहीं करने वाला है किसी भी तरह से, वो मेनली डिपेंड करेगा मीडियम पे। दोनों मीडियम अगर चेंज नहीं हो रहे हैं लार्जली, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है मे बी फ्यूचर में कोई ऐसी स्टडी आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना वेग रहा है कि लाइट के बारे में पहले से अब तक क्या कहा जाता रहा है और कितने चेंजेस आए हैं लाइट के बारे में। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो काफ़ी सारी चीज़ों को निगेट कर देता है कि लाइट जो है वो रे है ही नहीं, ठीक है, वो वेव भी नहीं है, वो डुअलिटी है। तो बहुत सारी चीज़ें बोलता है। तो हो सकता है, जैसे तुम लोग जो चीज़ पे आर्ग्यू कर रहे हो, उस पे हो सकता है फ्यूचर में स्टडीज़ हों और वो बताएं कि हाँ, यहाँ पे TIR में भी लॉस होता है, TIR में भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये भी पॉसिबल है, मतलब ये भी आप ओपन माइंड के साथ लेकर चलिए बिल्कुल भी, ठीक है। फिजिक्स में जितना तेज़ी से चीज़ें जो है चेंज हो रही हैं, जितना डायनेमिक सब्जेक्ट है ये, फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ऐसे पता चले हाँ कि ऐसा भी हो रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। स्मॉल एयर बबल्स राइजिंग अप अ फ्रेश फिश टैंक अपीयर सिल्वर। ये तो बहुत आसान है। जब कभी भी आप देख रहे हैं कोई चमक की बात कर रहे हैं किसी भी तरह की, तो हमने बताया था, हाँ बिल्कुल, चमक, हाँ, चमक सिर्फ वहीं से हो सकती है और वही रीज़न है उसका। अगर ऑप्शन में दिया है एन आइसोसेलेस टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कैन रिफ्लेक्ट रेज थ्रू एन एंगल ऑफ, ये पढ़ा होगा तो बता दोगे। 90 डिग्री बहुत भी है। हाँ देखो, दोनों तरह से होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। ये वाला तो देखा ही है, तो 90 वाला तो सभी जानते हैं, है ना भाई, 90 वाला तो सभी जानते हैं, ये वाला देखा है सबने। हाँ, ये वाला जो होता है ये बेस से होता है ऐसे, हाँ, तो ये ऐसे देखा होगा ना, इस तरह से, तो इसलिए दोनों आंसर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन 60 डिग्री, एक आंसर भी आ गया। देखिए, ये इक्विलेटरल है, 90 पे कह रहे हैं आ रही है, ठीक है, 90 पे आ रही है। मैं थोड़ा सा सही बनाऊँ, 90 पे आ रही है, मान लो ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये शिट ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब ये 90 पे आके गिरी, 90 पे गिर रही है, कितना होगा, 60 है, ये कितना आएगा, 30, ठीक है, 30 आएगा। अच्छा, नॉर्मल बना लेते हैं, तो नॉर्मल कैसे आ जाएगा, मान लेते हैं ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मली 60 होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया है ना, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो क्या होगा, TIR होगा। TIR होगा, नीचे मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ये एंगल, इसको ट्राइंगल को, ठीक है, ये ऐसे समझिए आप। तो TIR होगा तो क्या होने जा रहा है यहाँ पे, कैसे जाएंगी ये, भाई ये भी 60 पे जाएगी ना, तो ये 60 पे कुछ ऐसे निकलती है,
ये 60 होता है। अच्छा ये 60 तो ये 30, ये 30, ये 60, ये कितना 90, क्लियर है, 90 होगा ना। तो ये फाइनली ऐसे आ रही है निकल के। अब आपसे कह रहा है ये बताइए हमको ये ओरिजिनल पाथ से डेविएट कितना हुई। ओरिजिनल पाथ में ऐसे जाना चाहती थी, बोलो ऐसे जाना चाहती थी, अरे भाई ऐसे जाना चाहती थी ना, सीधे सीधे। आपने पकड़ के इसको इधर प्रिज्म से मुड़वा दिया, इधर कर दिया, तो हमें ये वाला डेविएशन वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। तो ये एंगल 60 आ रहा है ना। हाँ भाई ये 30 है, ये 30 है, ये वाला कितना होगा 30। हाँ क्यों, क्योंकि ये पूरा 180 है ना, ये पूरा 180। हाँ बिल्कुल। तो 60 अभी 60 होना चाहिए, तो ये 60 डिग्री आएगा। सबको समझ में आ गया? सर इस लाइन में सेंटेंस में प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म ऑफ फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल, सर इसमें प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है? कहाँ लिखा है सर बुक में लिखा था। ये इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है सर, बुक में लिखा था, बुक में। तो ये आइसोसेलेस कहाँ है? ये तो इक्विलेटरल है सर एक क्वेश्चन ऐसे बुक में लाइन लिखी है, उसको मेरी समझ नहीं आ रहा था क्या है। प्रिंसिपल सेक्शन, पूरा क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन एक सेंटेंस लिखा है हाँ, with respect to the incident ray at which the incident ray suffer the minimum deviation is called position of minimum deviation. And thus the position of minimum deviation, the reflected ray inside the prism is parallel to the base if the prism is equilateral or principal section of the prism form an isosceles triangle. सर प्रिंसिपल सेक्शन क्या है? आप इस क्वेश्चन का फोटो खींचेगा और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजना, देखते हैं क्या कह रहा है उसमें, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? ये 60 ही होगा, ठीक है, 120 गलत दे रखा है। इसका फोटो पूरा खींचना कहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे बोल रहा है, तो तब समझ में आएगा पढ़ने से किस सेक्शन की बात कर रहा है और वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्शन से क्या मतलब है उसका। कुछ ना कुछ कंडीशन दी होती है तभी बोलते हैं। ये भी आसान है, ये भी आसान है यार। हाँ सर एक बार इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको सर क्रैक से कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है? अरे क्रैक जब हो जाएगा तो वो प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगता है। अंदर का जो ग्लास होता है अगर टूट गया है तो जो अंदर है वो बिल्कुल प्रिज्म की तरह बन जाता है। अगर प्रिज्म की तरह बन जाएगा तो क्या होगा, अंदर जो आपका वो था क्रिटिकल एंगल है वो कम हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल अगर कम हो गया तो हमने भी बताया, तो जैसे क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा उतना ज़्यादा मल्टीपल TIR मिलेंगे आपको अंदर। मल्टीपल TIR उसके अंदर क्या क्रिएट करेंगे, स्पार्कल क्रिएट कर देंगे। क्रिटिकल एंगल कम क्यों? सर ग्लास तो वो भी था, ग्लास वो भी है नहीं, तो ग्लास है लेकिन अरेंजमेंट अलग हो जाता है ना। अंदर बाहर प्लेन ग्लास है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये है प्लेन ग्लास। अब ये साइड से टूट गया, अगर साइड से टूट गया तो प्लेन तो नहीं बचा ना। साइड से अगर ये टूट गया तो प्लेन तो नहीं बचा, एक अलग फिगर, अलग टाइप का फिगर आ जाएगा। जो डायमंड है, डायमंड में क्या होता है, डायमंड का फिगर कैसा होता है भाई, काफी अलग टाइप का होता है, एजेस ज्यादा हो जाती हैं उसके अंदर। तो ये टूटा हुआ अंदर का ग्लास होगा, उसकी एजेस कितनी सारी होंगी उसके अंदर, मतलब काफी सारे एंगल्स पे बेंडिंग होगी, बोलो। तो वहां क्या होगा, वहां पे पॉसिबिलिटी बन जाती है जहां पे क्रिटिकल एंगल कम पे अचीव हो जाता है, यानी जो TIR है वो बहुत काफी कम एंगल पे ही अचीव होने लग जाता है, इसीलिए चमक होती है अल्टीमेटली, ठीक है। तो When an equilateral prism is in minimum deviation, तो बहुत आसान है मिनिमम डेविएशन का केस। आपके में तो फिगर भी, ये वाला ग्राफ भी दिया होगा मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, ये ग्राफ आपने देखा होगा, ये हाँ ये वाला एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपका I और R क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं आके, सॉरी I और E, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके। फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला तो यहीं से आया है, ग्राफ से ही निकल के। अब प्रिज्म हैज़, बहुत आसान है, देखिए प्रिज्म आप बना भी लीजिए, दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे बनता है ना प्रिज्म। अब देखिए एक तो सरफेस ये वाला हो गया रेक्टेंगल, एक इसके पीछे और एक बेस, कितने हो गए, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। तो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, और 2 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं, तो दिख भी रहे हैं आप आगे पीछे। When a ray of light passes through an equilateral glass prism, तो आसान है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, क्या होने जा रहा है भाई, एक चीज़ तो कंफर्म है, ये जाएगा और बेस की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन दोनों जगह होता है, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। डिस्पर्जन सिर्फ पहले सरफेस पे होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ये सफर्स रिफ्रैक्शन ऑन द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरे में दोनों पे बोल रहा है, तो बी तो होगा ही। फिर कह रहे हैं इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑन बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी बेंडिंग हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, तो आंसर ये होना चाहिए
Yes, sir. B and C. ठीक है. अरे an object when placed in front of a convex lens forms a real image of 0.5 magnification if the distance of the image from the lens is 24. calculate the focal length of the lens. क्या होगा? तेज निकालो थोड़ा. ऑप्शन पे मत जाना, हो सकता है ऑप्शन गड़बड़ भी दिए हों. मुझे देख कर तो यही लग रहा है कि ऑप्शन गड़बड़ है. ऑप्शन इसलिए गड़बड़ है क्योंकि 48 सेंटीमीटर आ रहा है फोकल लेंथ. हाँ, एक चीज देखो, कॉमन सेंस इतना देखिए. आप सबने इमेजेस फॉर्म तो पढ़ी है, लेंस जो इमेज बनाता है सारी. हाँ, अब सबने पढ़ी है. अब आप खुद सोचिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक केस स्टार्टिंग में आपको ऐसा मिलता है जहां पे मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होता है, यानी इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से. मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है ना, यानी इमेज छोटी बन रही है. अच्छा, इमेज छोटी कब बनती है? पहला ही केस होता है बियॉन्ड सी वाला. अरे बियॉन्ड 2f वाला. यस सर. बियॉन्ड 2. देखो ध्यान से, अब यहाँ पे कॉमन सेंस कितना काम आएगा. जो हमारा 2f है उसके बीच में. हाँ बेटा, एक मिनट मैं बता रहा हूँ. F1 F2 मान लो. अच्छा ठीक है. देखो ये वाला जो केस होता है सिर्फ इसमें यहाँ पे बनती है ना इमेज, बोलो. और ये छोटी बनती है, मैंने बड़ी बना दी, छोटी बनती है. ठीक है, ये वाली छोटी बनती है. अब आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, ये क्या होता है, इमेज दूर जाती है. इमेज दूर जाती है और बड़ी भी होती है. हमने आपको एक बार बताया भी था, शायद वो NTSC वाले बैच में बताया था, कि आपकी जो इमेज डिस्टेंस है वो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, इमेज हाइट भी बढ़ती है. उसी रेशियो में बढ़ती है इमेज हाइट. अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे इसका मतलब ये जो इमेज बन रही है वो दैट मस्ट बी बिटवीन F and 2F. बोलो, यानी F and C के बीच में होनी चाहिए. F and C के बीच में होनी चाहिए. और इन्होंने एक चीज बोल रखी है आपको, इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस इज 24, है ना भाई. 24 दे रखी है, यानी ये जो है ये डिस्टेंस 24 है. यही है ना? अरे बोलिए. हाँ, आप बताइए 24 है तो इसका मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो 24 से ज्यादा ही आएगी. बोलो. और 24 से ज्यादा आएगी. 24 से ज्यादा आएगी. लेट सपोज मान लेते हैं कि 24 भी होती तो भी फोकल लेंथ 12 होनी चाहिए. अगर 24 भी मान लें तो फोकल लेंथ आधी होगी ना उसकी. अरे भाई, आधी होगी तो 12 होनी चाहिए. कोई ऑप्शन उसके आसपास दिख नहीं रहा, बल्कि 12 से ज्यादा ही आंसर आएगा. आंसर 12 से ज्यादा आना चाहिए. 48 आ रहा है इसमें, बहुत आंसर 16 आएगा. 16 है आंसर. 12 से ज्यादा आएगा. 48 नहीं आएगा. 48 तो गलत आ रहा है, जिसका भी आ रहा है. 48 कहां से? हाँ, 12 से ज्यादा आना चाहिए, कंफर्म है. ये तो हमें अभी तक की इंफॉर्मेशन से पता चल रहा, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया. बोलो, आना चाहिए. 12 से ज्यादा आना चाहिए. मान लो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, सुनना एक मिनट. मान लो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 9, 10, 11 और 16. तो अब तो आपका कॉमन सेंस बताएगा कि आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर क्या 9, 10, 11 हो सकता है किसी कंडीशन में. इस वाली सिचुएशन जो दे रखी है आपको, अरे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है. ठीक है, आंसर आपका 12 से बड़ा ही आएगा. चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो कैलकुलेट करते हैं. तो m क्या होता है आपको, मैग्निफिकेशन होता है V/U. ये हाफ दे रखा है आपको, तो V कितना दे रखा है, 24. V 24 है. मैग्निफिकेशन डायरेक्ट निकाल लो, छोड़ो, डबल होगा. अरे दिख रहा है क्लियर, डबल होगा भाई. हाफ बन गई ना इमेज, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की हाफ है. अब ये याद रखिए, मैग्निफिकेशन जितना दे रखा है, मान लीजिए मैग्निफिकेशन 1/3 है, तो ये दिखा रहा है सिंपली कि आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स है इमेज डिस्टेंस के. आप मैग्निफिकेशन देखकर बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा. आप बताइए, हाफ मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब अगर इमेज डिस्टेंस 24 है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 48. ठीक है, इतना लॉजिक से चलिए आप. ठीक है, अब आप बताइए, दोनों आपको पता चल गया. अब आप निकाल लीजिए. 1/f क्या होता है, 1/v कितना, 24. अच्छा, इमेज पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो राइट हैंड साइड बन रही है, और u को आप नेगेटिव लेंगे. ठीक है, u को आप ले लीजिए नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. अब आप LCM ले लीजिए. 48 ऊपर क्या आएगा, 2 + 1, तो यार देखिए f कितना आ गया, 16 आ गया, दिख रहा है. क्लियर है? बोलिए, समझ में आया बेटा सबको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं.
A convex lens forms a real image 4 times magnified when placed at a distance of 6 centimeter from the lens. Calculate the focal length of the lens. 4 times magnified, 4 times. इसका मतलब इमेज डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? 24। 24, हाँ भाई 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी। अगर ये 6 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस 24 हो गई। फोकल लेंथ पूछ रहा, निकाल दीजिए अब तो। ये 24 से 5 मतलब 4.8 आएगा। 4.8 यस सर, 4.8। अच्छा, इसको अगर हम उसमें देखते हैं फिगर से, ध्यान से देखो, अगर हम इसको फिगर से देखते हैं, कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन रही है। तो इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी कब बनती है? और रियल है क्या? हाँ रियल है। रियल है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तो आपकी जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में रखा हो, है ना? सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज आपकी बियॉन्ड सी चली जाती है। बोलो, बियॉन्ड सी जाके यहाँ कहीं बन रही होगी ऐसे। अच्छा, बियॉन्ड सी चली गई। पूछ क्या रहे हैं? फोकल लेंथ पूछ रहे हैं। तो अगर ये 24 है, मान लेते हैं इतना दूर रखा हुआ है, तो आपसे अब यहाँ पे आप गेसिंग बहुत मुश्किल है आपके लिए, तो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आंसर हो सकता है। हाँ ये है कि फोकल लेंथ 12 से छोटी आएगी, जो कि ऑप्शन इतने करीब करीब है, तो आप निकाल लीजिए। कितनी आ रही है? 4.8। 4.8 करवाएं, हो जाएगा, इसमें तो कुछ करवाने वाला है नहीं। हाँ, कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। पावर तो आसान है, 100/40 करिए, सीधे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, P = 1/f। और ये आप मीटर में लेंगे तो मीटर में लेंगे तो ये 100/f सीधे लेके चलिए आप, सेंटीमीटर में लेना है आपको। A lens which forms a real image has a focal length 8। रियल इमेज है तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। ऑप्शन 12.5, ऑप्शन डी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉनकेव। कॉनकेव की नेगेटिव में आएगी पक्का, तो पॉजिटिव वाले काट दीजिए आप पहले। हाँ ठीक है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सच दैट रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम इट ऑन पासिंग थ्रू द लेंस मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ बोलिए, समझ में आया सबको? भाई ये तो क्या पूछ रहा है, सिंपल है। ये कह रहा है ये कहाँ जाएंगी, ये बताइए, ये किससे पास होंगी? पैरेलल हैं तो यहाँ फोकस से ही पास होती है ना, पता है आपको कन्वर्जिंग में। तो ये कैसा है? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है ये, पहला वाला है जहाँ से रेज आके पास हो रही है। हाँ, A convex lens can be regarded as a set of prism and a glass slab such that refracting angles of prism। देखिए आपको पता है कि इस तरह से अगर आप प्रिज्म को रखें, उसके नीचे ग्लास को रखें, उसके नीचे फिर प्रिज्म को रखें, तो ये क्या बन गया? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस बन गया। तो आप बताइए, आप खुद सोचिए, कॉन्वेक्स लेंस में जब आप ऊपर चल रहे हैं तो एंगल छोटा हो रहा है, और नीचे आ रहे हैं तो भी एंगल छोटा हो रहा है। देखो, यानी बाहर की तरफ निकल रहे हैं दोनों ही साइड से, तो एंगल कैसा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? और जबकि ठीक है इनवर्ड आ रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? अब तो बता लोगे खुद ही देख के, खैर इतना तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में, दोनों ही में। बताइए, क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा ये समझ में आया, ये प्रिज्म और ग्लास स्लैब से मिलकर बना होता है। अरे कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसे बनता है एक्चुअली? ये क्या है? ये वाला ऊपर वाला हिस्सा प्रिज्म की तरह ही तो एक्ट करता है। देखो ये देखो, बिल्कुल वैसे। और नीचे वाला हिस्सा एक इन्वर्टेड प्रिज्म हो गया, ठीक है। और बीच वाला क्या है? ये सब एक पट्टी ग्लास स्ट्रिप्स हैं, ऐसे देखिए आप। तो अब आपसे क्या, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज क्या? रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल अगर आप देखते हैं तो रिफ्रैक्टिंग एंगल जब आप आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वो डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है, इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है? कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अगला कह रहा है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, रिमेन सेम इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सेम कहाँ रह रहा है? सेम फिगर तो ये है ही नहीं, ऊपर की तरफ एजेस में बन रहा है, नीचे भी भाई स्ट्रीम लाइन फिगर है ना ये तो एंगल आप आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ जब भी निकलेंगे तो एंगल कैसा निकले आपको दिखेगा? घटता हुआ दिख रहा है ना, रिफ्लेक्टिंग एंगल जितना भी है, शेप ही उसका ऐसा दिखा रहा है आपको। तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से आप बता देंगे अगर आपको ये पता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे बन जाता है।
लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स ओन साइज। अरे बहुत आसान क्वेश्चन। 2f1 ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल इरेक्ट। सिर्फ हाँ, F1 एन ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल सही। ठीक है, आपको पता है ऑब्जेक्ट F1 पे होगा तब तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं होगी ना, तो ये इधर बनाएगा आपकी वर्चुअल इमेज और बड़ी होगी। A concave lens always forms concave lens. How does the light should enter the glass to produce a large amount of bending? Obliquely to make a large angle. Large angle consider large angle. हो गया, ठीक, एंड करते हैं। हाँ, क्या होगा? लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस। लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करेगा? सर लार्ज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर देगा, बेंडिंग कर देगा नॉर्मल से। रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो भाई बताओ, क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के आएंगे आगे, अब हॉट्स स्टार्ट होने हैं। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ये वाली, ये दिख रहा है ना, ये पूछ रहा है। ये इसके बराबर होगा। यस सर। और ये 60 है तो ये 30 है, बोलो ये भी 30 होगा। स्नेल्स लॉ लगाइए और आंसर पाइए। स्नेल्स लॉ लगाइए, अब तो आ जाना चाहिए अब तक। साइन यहाँ कितना है, साइन आई अपॉन साइन आर से निकाल लेंगे आप तो आराम से। वन बाई टू इंटू कितना होगा, साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई, साइन आर की वैल्यू कितनी आ रही है 3, 1/3 1/3 तो आ रही है। साइन आर यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे 30 डिग्री कैसे आएगा? 60 कहाँ से हो जाएगा, नॉर्मल से बनता है बेटा, 60 सरफेस से बन रहा है, ये इक्वल होता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस। यस सर। ग्लास स्लैब में याद करो। 48.5। यस सर। तो अब 1/3 आ रहा है, तो 1/2 पे 30 होता है, तो 30 से तो बड़ा ही आंसर होगा, ये तो हो नहीं सकते। अब ये तीनों पॉसिबल हैं, क्या हो सकता है सर? 45 पे 1/√2 होता है तो 48.5। हाँ, तो लॉजिकली ये आंसर होना चाहिए, सही कह रहा है, ठीक है। ये तो गड़बड़ी लगे हुए हैं अभी तक। चलिए हाँ सर, पिछले वाले में शायद वही होगा सर, क्योंकि एयर टू ग्लास जा रहा है तो इंसिडेंस से कम होगा रिफ्रैक्टिव एंगल, क्योंकि सर ग्लास में जाके वो टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाता है तो 30 से तो कम ही बनेगा ना, और 30 से कम बनेगा इसलिए वो। हाँ, तो क्या दिक्कत है सर? एयर टू ग्लास जा रहा है तो रिफ्रैक्शन एंगल इंसिडेंस एंगल से कम होगा। हाँ, तो 30 से तो कम ही होगा। हाँ, और पैरेलल बिल्कुल जा रहा है तो 90% सही है फिर इस हिसाब से। हाँ, ये बात सही कह रहा है कि अगर ये 30 है तो ये तो 30 से कम बनना चाहिए। अब कैसे 45? हाँ, ये बात सही है उसकी, बिल्कुल सही है। तो फिर आंसर हमारा 1/3 अगर यहाँ आ रहा है तब तो आंसर हमें 48.5 या जो भी कुछ आ रहा है वो ज़्यादा ही आएगा 30 से। क्लियर है ना, ज़्यादा ही आएगा, कंफर्म है। तो क्या गड़बड़ हुई है हमसे? सर साइन है ना, साइन आर की वैल्यू 1.5 दे रखी है, शायद म्यू की नहीं दे रखी है। किसकी? वही तो म्यू होता है। तो बात तो वही है, उसको म्यू बोलो चाहे वो डायरेक्ट वैल्यू ले लो। हमसे और कहाँ गलती हुई है? तभी आपने 2 का क्या? देखो, हम जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे लगाएं तो क्या होगा, देखो ध्यान से। एक चीज़ और कर सकते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं 30 को, हम नीचे लगाते हैं। अगर हम नीचे लगाते हैं तो क्या होने वाला है बताइए? बात वही है, फिर भी वही आएगा। आप नीचे लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है ना, तो ये रेयर मीडियम है, बात वही आएगी, फिर भी वैसे ही लगेगा। तो आंसर तो 30 से छोटा आना चाहिए, बात तो सही है ये।
ये 30 से बड़ा हमारा क्यों आ रहा है? सर 1/2 हमारा साइन 1/, अगर हमारा साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2, तो 1/3 है, तो उससे छोटा है? साइन 30 से कम आएगा 90। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नहीं, अभी जिसने भी बोला है बिल्कुल सही बोला है। साइन r 1/3 होगा। 1/3 1/2 से छोटा है। 1/3 क्या कह रहे हो? 1/2 से छोटा है। और साइन का एंगल वैल्यू बढ़ने के साथ बढ़ता है और वैल्यू कम होने के साथ कम होता है। तो वैल्यू कम हो रही है तो साइन का एंगल 30 से छोटा होना चाहिए, और 30 से छोटा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। 90.5। क्लियर है? बताइए, हम लोग यहाँ गलती कर रहे थे कि इसको क्या मान के चल रहे थे? 1/2 से बड़ा मान के चल रहे थे, बड़ा मान के चल रहे थे हम लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। ये बताइए सर फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला सही है? हाँ, फर्स्ट वाला सही दिख भी रहा है। सर I is equal to angle of incidence से इमरजेंसी हाँ, होते हैं। बाकी तो कोई नहीं लग रहे हैं क्योंकि ग्लास ब्लॉक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हाँ ये बताइए। सर व्हिच पाथ इज नॉट पॉसिबल? अच्छा, पीछे मैंने देखा नहीं। हाँ, कौन सा पॉसिबल नहीं है? अच्छा, तीसरा क्यों नहीं पॉसिबल है? सर पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन ही नहीं कर रहा है। पहले में क्या नहीं कर रहा है? रिफ्रैक्शन सर सीधी जा रही है रे। नहीं, तीसरा इसलिए नहीं पॉसिबल है, कॉमन सेंस। तीसरा क्यों नहीं पॉसिबल है बताइए? सर वो सीधी जा रही है ना, तो रिफ्रैक्शन नहीं कर रही, तो हो ही नहीं सकता सर कभी ये वाली। यस सर। हाँ। और सर वहां पर भी है। हाँ, बाकी सब में हो रहा है। विदाउट डेविएशन जा रही है, जबकि रेरर टू डेंसर जा रही है, डेविएट करना चाहिए। ये बताइए, इसमें दो ऑप्शन तो एक जैसे। सी और ए तो बिल्कुल निगेट हो जाने चाहिए। सी ऑप्शन कैसे पॉसिबल है? सर पार्शियल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। नहीं बेटा, सी ऑप्शन में एक ब्लंडर ये नहीं हो रहा है कि अगर आप नॉर्मल बनाते हैं तो डेंसर टू रेरर में टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी ना बेंड हो जाएगी। देखो, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बी होगा, बी। सर डी होना चाहिए फिर। टुवर्ड्स द नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, ए पॉसिबल नहीं है, वही चीज ए में भी हो रही है सिमिलरली। अब सर बी, ये डी होना चाहिए। हाँ। डी मैंने भी को लग रहा है वो है भी सही। पर बी भी तो हो सकता है। हाँ वही मैं कह रहा था कि दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, कि दोनों सिमिलर लग रहे हैं ऑलमोस्ट। हाँ, प्रेजेंटर डायग्रामेटिक में डी है सर। डी में से लग रही है। कौन सा गलत है? हाँ सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं लग रहा है बी में। हाँ, बस बी में ये वाली जो गैपिंग दे रखी है ये गड़बड़ है थोड़ा सा, जबकि डी में ये चीज़ लग रही है कि सही है। ठीक है, चलिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल्स एबीसी दिया हुआ है आपको। पूछ क्या रहा है इसमें? ये भी तो बताना चाहिए था इनको। ये तो बताया नहीं, ये तो बताया नहीं, छोड़ते हैं। चलो अच्छा, ये बताओ, इसमें बताया कौन सा ग्राफ सही है? इसके बेसिस पे बताना है। ये आपका मॉडल ग्राफ दिया हुआ है। सर बी ऑप्शन होगा तो बी ऑप्शन सर, बी ऑप्शन। सर आई की वैल्यू का आता है। देखो, ए तो गलत है, ठीक है। यस सर। ए गलत है, लीनियर वेरी नहीं कर रहा है ना, लीनियरली घट भी नहीं रहा है, ये भी गड़बड़ है। बोलो, ये भी गड़बड़ है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या होना चाहिए? डी। आई को बढ़ा रहे हैं, देखिए आई को जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, आई को अगर आप नीचे इंक्रीज करेंगे तो आर इंक्रीज करेगा। आई डिक्रीज करेगा। आर डिक्रीज करेगा सर। आई को बढ़ाएंगे तो आर डिक्रीज करेगा। यस सर, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल। अरे क्यों डिक्रीज करेगा? आई को बढ़ाएंगे तो आर डिक्रीज करेगा, बताओ। टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा सर। आई बढ़ाएंगे तो ये रे इधर जाएगी। ध्यान से देखो, इस पे, इस वाले मॉडल फिगर पे ध्यान हाँ दो। सर डिक्रीज नहीं सर, डिक्रीज करेगा सर। तभी तो सर हम लोग जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तभी तो हमारा टोटल इंटरनल।
अच्छा तो फिर स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ क्या कहता है? आप जिस रेशियो में एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस रेशियो में कम हो जाएगा। नहीं बढ़ता है। तो फिर वो तो आज तुम लोगों ने उठा के स्नेल्स लॉ को ही ऑपरेशन कर डाला है। बढ़ेगा ना भाई, बोलो। तो फिर इन सारे ग्राफ में सबसे सही तो ए ही होना चाहिए, तो लीनियरली वेरी कर रहा हो अगर तो, लेकिन लीनियरली वेरी नहीं करता है। एग्जैक्टली करता है क्या? अरे करता है, मतलब ये क्या, ये चीज भी तो पड़ी है कांस्टेंट वाली, बोलो। इस हिसाब से तो ए ही सही है, और सब छोड़ ही दो तुम लोग, बोलो। अच्छा डी क्यों गलत है फिर? अच्छा ए ऐसे सही है कि साइन आई और साइन आर के बीच का ग्राफ कांस्टेंट होगा, यही बोल रहे हैं ना ये दोनों की वैल्यूज में। तो यहाँ पे कांस्टेंट के लिए स्ट्रेट लाइन दे रखी है इन्होंने, ठीक है। जैसे तुमने पढ़ा होगा ना उसमें एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ में, तो वो कांस्टेंट लाइन हम लोगों ने पढ़ी हुई है ना वहाँ पे। तो वो ऐसी तो जाती है जब दो चीजें आपस में लीनियरली वेरी कर रही हों। जब दो चीजें लीनियरली वेरी कर रही होती हैं, इसका मतलब उनका रेशियो क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? तो वो कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है वो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही होगा ना। आप जैसे जैसे आई बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये रिलेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सबसे सही लग रहा है, लेकिन फिर इसमें क्या गलती है? ये भी तो लीनियर है, पर स्लोप के साथ मैच नहीं कर रहा ना भाई। अच्छा यहाँ पे, हाँ तो क्या मैं क्या नहीं कर रहा? देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए, किस ग्राफ में ज्यादा है बस यही चेक करिए। साइन आर में सर हमारा एंगल जब हमारा 0.5 डिग्री है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, तो सर वो गलत हो गया हमारा। हाँ बस ये देखना है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों ग्राफ में बस यही डिफरेंशिएशन होगा, दोनों में डिफरेंस यही है कि किसमें ज्यादा है दोनों से। ग्राफिकली अगर हम देख रहे हैं किसमें ज्यादा होगा? जिसमें ये स्लोप वाई एक्सिस के ज्यादा पास होगा, है ना। आप लोग पढ़ते थे ना, याद करिए भाई, वाई एक्सिस के ज्यादा पास होगा तो ये थीटा ज्यादा होगा, थीटा ज्यादा होगा तो tan थीटा ज्यादा होगा, डी होगा। लीजिए भाई डी होगा। साइन आई किसमें ज्यादा है? अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन की वैल्यू टैन एक्स। नो सर यही होगा। सुनो ध्यान से, ये जो स्लोप है, ध्यान से सुनो, ये जो स्लोप है ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना एंगल, बोलो थीटा। अच्छा एक्स एक्सिस पे साइन आर दिया हुआ है और नीचे भी साइन आर दिया हुआ है, तो अगर थीटा ज्यादा है तो कौन सा एंगल ज्यादा हुआ? आर ज्यादा हुआ, यानी साइन आर ज्यादा हुआ। थीटा ज्यादा है तो साइन आर ज्यादा हुआ ना, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ। सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब पहले वाले में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, जबकि हमसे ये क्या बता रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए रिफ्रैक्शन से। अब बताइए। बट वो एंगल हम लोग देखेंगे कि वैल्यू देखेंगे, क्योंकि हमारी साइन आई की वैल्यू दी हुई है वहां पर 0.5। वैल्यू इस स्लोप से डिफाइन होगी, ये स्लोप कहां जा रहा है, स्लोप से ही तो पता करेंगे ना ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में हमें कौन बताएगा? स्लोप कहां जा रहा है बताइए। यहाँ पे दोनों में स्लोप क्यों दे रखा है? हम लोग अज्यूम कर ले कि 0.5 हमारी एक वैल्यू है साइन। ठीक है ठीक है, तो हमारी साइन आई की वैल्यू आ रही है 0.5 से कम, जिसका कि मतलब हो गया कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम हो गया। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.5 पे आपको साइन आई की वैल्यू 1 मिल रही है, ठीक। यहाँ पे कितनी मिल रही है 0.5 पे? 0.5 से कम मिल रही है। बोलो क्लियर है? हाँ। जब साइन आर 0.5 है तो साइन आई 0.5 से कम है, और जब साइन आर 0.5 है तो साइन आई 1 के बराबर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत सिंप्लीफाइड है, ऐसे समझ लीजिए। तो कौन सा सही होने वाला है? कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 45 पे आ गए। चलिए लास्ट एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन तो बहुत हैं इसमें, टाइम हो गया होगा। 41 हो गया। इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो पहला तो सही है, गलत है? सही है। सही है।
सेकेंड, ग्लास स्लैब क्यूबॉइड मेड ऑफ ग्लास इन विच रिफ्रैक्शन अकर्स ट्वाइस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग पैरेलल सरफेस। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्यूबॉइड होती है, पता है हमें, ठीक है, और दोनों दो सरफेसेस से होता है, तो फिर तो एक्सप्लेन भी कर रहा है ना ये, ठीक है, क्लियर है। हाँ और है, हाँ और है। चलिए बाकी बचे हुए हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।